हेलो बच्चों। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, उसके लिए मैंने 2 लेक्चर लिए हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर में मैं ये बताने वाला हूँ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगल से, स्ट्रेट लाइन से और कई तरीके से मैंने बता दिया। स्टिल अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, जो स्टूडेंट 11th में आए हैं, मैं टारगेट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं। कई टारगेट वाले स्टूडेंट 11 एक ही जैसे हैं। सर शॉर्टकट दे दो फिजिक्स का, कोई उपाय बता दो, सर ये फार्मूला बता दो, ये कितना ऐसे लगा दो इस क्वेश्चन में और बन जाए। बस सोचना कम पड़े सर, लॉजिक कम पड़े। तो ऐसा नहीं होता कि लॉजिक कम पड़े। ठीक है, खुद से सोच के देखो ना कि ऐसे बिना लॉजिक के फिजिक्स बनाओगे कैसे। तो कई लोग कहते हैं सर हमें पढ़ना ही नहीं है फिजिक्स, सर कोई शॉर्ट कम नंबर ला के किसी तरह बस सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो जेईई में भी है और नीट में भी है। ठीक है, तो इससे बेहतर नहीं तो दोनों में से कोई कंपटीशन नहीं। ठीक, मेरी बात समझ रहे, दोनों चीज जरूरी है। जेईई करना है या नीट करना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बेहतर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट फिजिक्स का आपका जरूर अच्छा होना चाहिए। नहीं अच्छा होगा तो नंबर स्कोर करोगे कैसे। सर बहुत लोग कहते हैं ठीक है सर हम इतना मिस कर देंगे, आप कह रहे हो तो ये बताओ कि कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक मालूम पड़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सर मैक्सिमम फार्मूले दे दो, हम उसी से बना देंगे। तो मैक्सिमम फार्मूला देने से नहीं बनता, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और क्या लॉजिक लगेगा वो आपको लगाना है। तो लॉजिक डेवलप करना है। लॉजिक जब तक नहीं डेवलप होगा, कहानी की तरह पढ़ते जाओगे, मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हो, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस नहीं है ना, खुद का लॉजिक डेवलप नहीं हो रहा है। सही लॉजिक, ऐसा नहीं कि मन में कुछ भी बना ली, खुद का सही लॉजिक इस कॉन्सेप्ट को देखकर नहीं बन रहा है तो कोशिश करो क्वेश्चन बनाने का। जितना क्वेश्चन बनाओगे लॉजिक डेवलप होगा, गिरोगे लेकिन उठोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ। एक बात हो, जब तुम छोटे थे क्लास 6-7 में या फिर 4-5 में या 3-4 में, जब तुम छोटे थे और मम्मी या पापा कहते थे अच्छा बाहर से सामान लेके आओ तुम दुकान से, या फिर सामने चले जाओ जो हम आपको मार्केट से घूम के आओ। जब मार्केट से घूम के आओ तो घर में बताया जाता हो कि रास्ते में अगर कोई अंकल मिल गए तो उनको नमस्ते करना, प्रणाम करना। ठीक है, और उसके बाद वो जो पूछे, तुम्हारा नाम पूछे, मम्मी पापा घर में है कि नहीं, मम्मी का नाम, कोई नए अंकल मिल गए तो वो सब तुम बताना। क्या कभी बोला जाता है कि वो अंकल वाला कुछ और पूछ दिए कि इस कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा बेहतर है, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश का कोई क्वेश्चन पूछ दिए, मैथ अच्छा है 2+2 आता है, इसमें एडिशन हार्ड होता है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें ये सब बात का जवाब देना नहीं आता है, तुम परेशान हो जाते हो, कैसे जवाब दे, क्या बोले, नहीं अंकल सॉरी अंकल नहीं आता। उस समय ये सब चीज़ जब तुम्हें नहीं आता है तो क्या करते हो, 1-2 बार फेस करते हो, तीसरी बार फेस करते हो, चौथी, ये खुद से सीखते हो, लॉजिक डेवलप करते हो। क्योंकि सिखाया कितना गया तुम्हें फॉर्मूले के रूप में, तुम्हारा नाम, मम्मी पापा का नाम, घर का एड्रेस। ठीक, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाई गई। कोई अंकल नमस्ते करना, लेकिन अंकल से कैसे मिलना, कोई अंकल तुम्हें प्यार करने वाले चॉकलेट खिला देंगे, उनसे हर बार मिल लेते हो। अगर मान लो कोई अंकल चॉकलेट खिला दे रास्ते में, वो नहीं भी हाय कहेंगे तो कहोगे हाय, क्योंकि अंकल तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे। अच्छे अंकल परेशान करते होंगे, हाँ आओ आज क्वेश्चन पूछूंगा, आओ तुम आ जाओ, उनको टैकल करना तुम धीरे धीरे सीख जाते हो। अंकल देर हो रहा, मम्मी बुला रही है, अंकल पापा बुला रहे हैं, मेरा अंकल सामान लेने नहीं गए, घर में नाश्ता नहीं बनेगा। ये चीज तुम कैसे डेवलप किए, खुद का लॉजिक, बात समझ रहे, खुद का लॉजिक। अब तुम में से कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने बाहर ही नहीं किया था बचपन से, मेरे घर में तो 500 नौकर थे और मैं घर में सो रहा था, तो उनके लिए नहीं है। जिनके घर में नौकर नहीं थे, जो कभी बाहर गए हैं लाइफ में, ठीक है, बचपन में छोटे होने में माँ बाप कहीं भेजे हो, लगातार 5-6 बार 10 बार गए हो, उनको ये जरूर आइडिया होगा, खुद टैकल करना सीखे होंगे। तो ये लॉजिक तुमने खुद से डेवलप किया ना, तो फिजिक्स भी वही कहता है कि खुद से डेवलप करो अपनी लॉजिक को। जो टीचर सिखाया उससे सीखो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा नाम नहीं बताया होता, घर का एड्रेस नहीं बताया होता, चीज़ों को डिफाइन नहीं किया होता तुम्हारे लिए, तो तुम नहीं जानते कि आप लाइफ में करना क्या है, वहां जाकर कैसे अंकल से व्यवहार करना है, वो सब तुम्हारे व्यवहार को पता है। उसी तरह से ये सारी चीजें, ये फॉर्मूले, चैप्टर का नाम, ये चैप्टर के बारे में, चैप्टर के लॉजिक, ये तुम्हें जोड़ना सिखाएंगे कि क्वेश्चन से कैसे जोड़ना है, क्वेश्चन को कैसे डेवलप करना है। अब मेरी बात को समझना, तुमने अंकल को जवाब देना कैसे सीखा, यानी अंकल को
अंकल से जो अंकल पसंद करता है उनका हेलो, और जो अंकल परेशान करता है उनको साइड से भाग जाना कैसे सीखा? हर बार टैकल करके ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके ना, उनसे मिल के ना, उसी तरह हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, फिर उठो, फिर बनाओ, भागो मत, तब सीखो। ठीक है, फिजिक्स वही कहता है, बार बार क्वेश्चन बनाओ और सीखो। नाउ कम टू द पॉइंट, टॉपिक से भटकना नहीं है काम। ठीक है, रॉड के बारे में हमने देख लिया था कि रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे। स्टिल एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इस तरह से हो, रॉड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, लेंथ 2 मीटर, मास 1 kg, then moment of inertia about this axis कितना आएगा? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? I is equal to ml square by 3 into sin square थीटा। ये फार्मूला बताया क्योंकि हमें क्या चाहिए था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक क्वेश्चन में हमने बताया था ना कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। पहले जब डिराइव किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बताया था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, यानी कि इस रॉड के लेंथ का एक कंपोनेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर। तो ये कितना आएगा? L sin थीटा। तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला? ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 3। यही था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मास 1 kg, लेंथ 2 मीटर टू का स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर थीटा sin 30 डिग्री बाय 3, sin 40 डिग्री 1/2, तो मेरे ख्याल से आ गया 2/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2/3 इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बात करते हैं थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक चीज का डिराइव कब कर सकते हैं, ठीक है, बट हर बार डेरिवेशन करते रहेंगे एग्जाम में, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस चीजों को आसान करने के लिए कुछ थ्योरम्स दिए गए, ठीक है, ताकि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता हो तो दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सके। इसके लिए था इनर्शियल थ्योरम या इनर्शिया थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट लिखो एमआई शॉर्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम। दो थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड सेकंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिफाइन करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कोई डेफिनेशन नहीं है, मैथमेटिकल ही इक्वेशन है इसका, और ये कैसे लगता है ये सीखना है, क्योंकि डेफिनेशन इसका आता ही नहीं। ठीक है, डेफिनेशन इसके इक्वेशन को इंग्लिश में लिखने को ही डेफिनेशन है इसका, और कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बस डील करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस को मिटाता हूं, पहले पैरेलल से करते हैं। एक रॉड ले लेते हैं, लेंथ L, मास M। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से पास करता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के मिड से पास करना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 12। पहले डिराइव कर चुका हूं मैं इसके लिए। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है साइड से, हमने इसके लिए भी डिराइव कर रखा है, बट स्टिल वी विल फाइंड यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस व्हिच इज एट एंड ऑफ द रॉड, तो इसको आई मान लेते हैं। कोई दिक्कत? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस निकालनी है
which is at the end of the rod है, तो मैंने उसको I मान लिया। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रॉड का पता है जो रॉड मिड से पास कर रहा है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है I is equal to I COM plus MR square, where I COM moment of inertia, moment of inertia of body where axis passing through center of mass. R is the distance between two axes. देखो अब बात को समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे अराउंड दिस एक्सिस निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है रॉड का, क्या ये लाइन ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है और ये एक्सिस पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I ml स्क्वायर बाय 12 या ICM कहलाएगा, क्योंकि ml स्क्वायर बाय 12 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड R is the distance between them, ठीक है, R is the distance between them. Now the moment of inertia कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो R is equal to डिस्टेंस आ जाएगा L by 2। I किसको मानना है, unknown axis which is at different point, किसी अलग एक्सिस को जो यहां भी हो सकता था, मान लो यहां भी हो सकता था, कई एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं इस एग्जांपल में दिखाता हूं, ठीक है। I is equal to ICOM plus MR square, तो ICOM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ML square by 12, ML square by 12, ओके ओके। R की वैल्यू L by 2, M L by 2 का होल स्क्वायर, M is the total mass of the body, ML square by 12 plus ML square by 4, LCM 12 सॉल्व करेंगे, ML square plus 3ML square ये आएगा 3 plus 1 4 by 12 ml square which is equal to ml square by ml square by 3, जो कि ml square by 3 आया। हमने पहले भी देख रखा है, जब हमने स्टार्टिंग में डिराइव किया था कि साइड से जाएगा इन से जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml square by 3, थ्रू डेरिवेशन यही वैल्यू आया था, थ्रू थ्योरम भी सेम वैल्यू है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंडीशन क्या है कि टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, जो दो एक्सिस होंगे एक सेंटर ऑफ मास से दूसरा अननोन पॉइंट से जुड़ा रहे होंगे, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। फर्स्ट कंडीशन इसको मिटाता हूं, फर्स्ट कंडीशन जो होना चाहिए टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। सेकेंडली वन एक्सिस मस्ट बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। वन एक्सिस मस्ट बी पासिंग थ्रू center of mass of the body or system,
सिस्टम का निकाल रहे हैं तो सिस्टम बॉडी है, ये दो कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड, अदरवाइज पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकता, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपने नाम से ही जाना जाता है पैरेलल, इट मींस कि टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, एक्सिस होना चाहिए क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन दिस थ्योरम में भी अप्लाई। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसे मिटाता हूं, ओके मिटा इसको, शुक्रिया। अब ये देखो कितना आसान हो जाता है इसके थ्रू निकालना। सेंटर ऑफ मास का हमें पता है, मैंने कहा कि ये L/8 है, L/8 डिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है L/8 पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देखो, रॉड का लेंथ L है और मास M है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? हमें पता है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/12। ये हमें पहले से डिराइव किया, हमें पहले से पता है। एक यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/12, ठीक है ना? तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले इस अननोन एक्सिस किसके लिए निकालना है? हमें इस एक्सिस के लिए निकालना है, इस एक्सिस को I मान लेंगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ये एक्सिस, इसे ICM मान लेंगे। ICM की वैल्यू कितनी हो गई? ml²/12। I मान लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? R की वैल्यू क्या होगी? टोटल डिस्टेंस रॉड का वन एंड से मिड तक कितना होगा? L/2 और ये डिस्टेंस L/8, तो R L/2 - L/8, ओके। तो एलसीएम कितना आएगा? 8, 4L - L दैट इज 3L/8। कोई दिक्कत? यहां समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने निकाला टोटल L/2 लेंथ है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसमें मैंने गिवन है डिस्टेंस L/8, तो L/8 को मैंने, ठीक है, L/2 से माइनस कर दिया और R निकाला, बिकॉज R हमें क्या अप्लाई करना है? I = ICOM प्लस mr²। ये प्लस mr² में ICOM तो मिल गया R, तो R चाहिए, तो R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। मैं जब समझा रहा हूं तभी रख लेना, दिमाग में बैठा लेना कि ऐसे करना है, हमें भी इसी तरह से चलना है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो R कैसे निकलेगा? टोटल L/2 - L/8, 3L/8। कोई दिक्कत? तो ये कितना आएगा भाई? R मिल गया ICOM ml²/12 प्लस m × 3L/8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, कहानी कंप्लीट हो गई, काम खत्म, ठीक है? ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पैरेलल एक्सिस में। अब दूसरे थ्योरम को जान लेते हैं कैसे। बेटा इसको ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम से क्या लग रहा है? कुछ तो सोचो, क्या लग रहा है? एक एक्सिस दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ एक एक्सिस दूसरे के नहीं, यहाँ पे 3 एक्सिस लगेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। रॉड का ही केस ले लेते हैं। तीन एक्सिस लगेंगे, एक एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है I of x plus I of y is equal to I of z. It means कि 3 एक्सिस चाहिए क्योंकि 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक x, एक y, एक z, और नाम भी बता रहा है परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक एक्सिस ले लिया मैंने, ये कहलाया Ix, ठीक है?
एक एक्सेस ले लिया मैंने आई वाई, और एक तीसरा जो जस्ट यहीं से पास कर रहा है दैट इज आई जेड। ये हमें याद रखना है कि रॉड जिस प्लेन में है, रॉड जिस प्लेन में है उस प्लेन के एक्सिस को लिखेंगे आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि उस प्लेन के एक्सिस में समेशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल दूंगा मैं। आई जेड क्या है? वो एक्सिस है जो रॉड के परपेंडिकुलर है, जो रॉड के प्लेन से बाहर है। जैसा कि इस पेपर पे ही देख लेते हैं, ठीक है, इस पेपर पे देख लेते हैं। एक एक्सिस ये हो गया, दूसरा एक्सिस, ये पेपर एक प्लेट का काम कर रहा है, इससे दो एक्सिस हो गए, एक आई एक्स, ये आई वाई, और आई जेड कैसा होगा? तीसरा बिल्कुल छेद कर देंगे सर, ये हो गया आई जेड, मेरा पेपर बर्बाद हो गया और कुछ नहीं, ये हो गया आई जेड। तो ऐसे केस में क्या लिखूंगा मैं? आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। ऐसे केस में क्या लिखूंगा? आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, यानी यही चीज लिखूंगा। स्टिल ओके, मान लेते हैं इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। मान लेते हैं कि मैं इसको आई एक्स नहीं मान के, इसको एक्स एक्सिस ना मान के, मैं इसको जेड एक्सिस मान लूंगा, ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस मान लूंगा। मैं चीजें आपको दिखाता हूं। मैंने दो एक्सिस लिया, इसमें एक एक्सिस कुछ ऐसा, ये एक्सिस कुछ ऐसा, ठीक है, मैंने इसे आई जेड मान लिया। मेरी मर्जी, मैं किसी को भी x मानूं, किसी को भी y मानूं, किसी को भी z मानूं, इसे i y मान लिया, ठीक है। तो एक ही एक्सिस बचा z, नहीं सॉरी z के लिए मान लिया, y मान लिया, x बचा। तो x कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू दिस, ये हमारा x हो गया। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा इस थ्योरम को? क्योंकि इस प्लेन में, जिस प्लेन में मेरा ऑब्जेक्ट है, उस प्लेन में कितने एक्सिस हैं? आई एक्स है, आई वाई। यहां पर क्या है? आई वाई है, आई जेड। इस प्लेन में कितने एक्सिस है? दो, आई वाई है, आई जेड। तो इक्वेशन बनेगा आई वाई प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स। उन दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस, ठीक है, वो दो एक्सिस, मैं इसी को वर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस व्हिच आर इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, their sum is equal to मोमेंट ऑफ, मैंने क्या लिखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, और इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेन में देयर सम, इन दोनों का सम बराबर होगा तीसरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो इसके परपेंडिकुलर, देयर सम इज इक्वल टू, लिखना भूल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ third axis which is perpendicular to plane, which is perpendicular to plane containing body object।
मेरी बात को समझना। अभी मैंने इसको x माना, इसको y माना, इसको z माना। मैं अगर नाम बदल दूं, इसको कह दूं ये है y, ये हो गया x, और इसको कह दूं z, तो फिर क्या लिखूंगा इक्वेशन? ऐसे मैं लिखूंगा इस केस के लिए, खास करके इस केस के लिए लिखूंगा ix, दो एक्सेस जो इसके प्लेन में रॉड है वो है ix और दूसरा ij। तो ix प्लस ij इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो क्या है iy। इस पूरे डेफिनेशन का ये मतलब है, ठीक है। तो एक्सिस थ्योरम का कोई डेफिनेशन नहीं, उसके इक्वेशन को ही लिखा गया है डेफिनेशन के रूप में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसके सम लिखने हैं हमें ये देखना है और किसके बराबर होगा। अब ये बात समझ में आ रही है कि हमेशा बॉडी के तीसरा जो होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक्सिस होना चाहिए वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी इसका मतलब प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट। प्लेन का मतलब 2D, तो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर 3D। मैं लिखवा देता हूं। दूसरी चीज है यहां पर ऑब्जर्व करने की बात कि तीनों एक्सिस मस्ट बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे कोई दिक्कत नहीं, मिड पे इंटरसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस तरह से डॉट फॉर्म करे और एक्सिस मिड पे इंटरसेक्ट करके कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। बट दे मस्ट बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कुछ ऐसा नहीं हो कि सर दो एक्सिस तो मुझे यहां मिल गया, तीसरा मैं यहां बना दिया, नहीं। 3 axes must be intersect at a point, okay, and all the axes are perpendicular to each other। ये कंडीशन होगा तभी अप्लाई होगा, ओके। इसे मिटाते हैं, थोड़े इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। कई बार इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया, दिस इज IY, एक रिंग है, दिस इज IY, IX एंड IZ। ना पूछा जाता है राइट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर दिस वन। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऐसा में कैसे लिखेंगे? क्या रिंग हमारे बोर्ड के प्लेन में है? यस। तो कितने एक्सिस हैं जो बोर्ड के प्लेन में है? IZ एंड IY, देन IZ प्लस IY इज इक्वल टू IX। सिंपल सी बात है कि हमें उन एक्सिस को लिखना है, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो हमें उनका सम लिखना है जो प्लेन उसी प्लेन में लाई करेंगे जिस प्लेन में रिंग लाई कर रहा है, ठीक है। अब उसी थ्योरम का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम रॉड पे लगाते हैं, क्योंकि रॉड एक 2D ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली में 1D ऑब्जेक्ट है, 2D भी नहीं है, ठीक है। तो इससे अप्लाई करते हैं। सेंटर से जाने वाले, सेंटर ऑफ मास से जाने वाले किसी भी एक्सिस का रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जो इस तरह से जाते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 हमने निकाल रखा है पहले से। क्या IY से यानी कि कुछ परपेंडिकुलर लाइन उसका भी क्या ml²/12 होगा? अभी निकाल के चेक कर लेते हैं। IX का कितना होता है? क्या IX का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? इट मींस कि जो रॉड पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल इनसाइड द रॉड जा रहा है एक्सिस, वो एक्सिस जो रॉड के बिल्कुल अंदर से जा रहा है, रॉड को पूरे नेग्लिजिबल है। जैसे कि मान लो पेन ले लेते हैं, तो बात समझना, इस पेन में रिफिल की जगह है, तो ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इससे भी थोड़ा पतला, कंसीडर करो इसका लेंथ बहुत बड़ा, इससे भी थोड़ा पतला, ठीक है। तो इसके अंदर से जाने के लिए कोई सेंटर ही नहीं बचेगी, तो ये घूमेगा कैसे? ये खुद ही अगर एक्सिस बन जाए तो घूमेगा कैसे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाल रहे हैं? 0, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में डिराइव किया है 0। तो थ्योरम कैसे लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? IX प्लस IZ, IZ परपेंडिकुलर कैसे लिखेंगे? IX प्लस IZ इज इक्वल टू IY।
बात समझ में आ रही है? Ix प्लस Iz इज इक्वल टू I1, क्योंकि यही दोनों प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। Ix की वैल्यू कितनी 0, Iz की वैल्यू कितनी ml स्क्वायर बाई 12, तो Iy की वैल्यू कितनी हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 12। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉड में जो एक्सिस जा रहा है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रॉड एक 1D ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 ही आएगा। कोई दिक्कत? ये हमेशा याद रखना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, लिख देता हूं मैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम is only for 2D object। दूसरा, all three axes must be perpendicular to each other। This sign is for perpendicular, okay? Must be perpendicular to each other। Third, all three axes must intersect at a point। एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, नॉट एट डिफरेंट पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट बी कॉमन, ठीक है? देन वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम, ओके? ये दो थ्योरम थे, दो थ्योरम डील कर दिए। नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, उसके बाद डिस्क, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, इसे मिला रहा हूं। Moment of inertia of ring, when axis of rotation passing through the center of mass, when axis of rotation passing through center of mass of ring and perpendicular to the plane of ring, कहानी को ज्यादा लिख देंगे, जिसको डालना है कहानी उतारो, और नहीं तो मैथमेटिकली समझो। चीजें जितनी समझ में आएंगी उतनी बेहतर है, क्योंकि रटने से जो कहानी, ऐसा नहीं है काम नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन काम ही चलेगा। आप हर क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते, और फिजिक्स में अगर एक बार समझ में आने लगा ना, मैं कह रहा हूँ कि 99% क्वेश्चन आपसे बनते हैं, स्टिल 1% इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर हैं, ठीक? तो ये रिंग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा, परपेंडिकुलर है। Radius of the ring is r and mass of the ring is m, ठीक है? कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये रिंग है, रिंग की एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है? बिल्कुल मिड से। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रिंग कुछ इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है? बिल्कुल मिड से गोल गोल घूम रहा है, डिस्टेंस बनाएगा। तो हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किसके लिए है? पॉइंट पार्ट के लिए। थ्योरम हम यहाँ पर ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि हमें किसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी पता नहीं है, तो हम इसके लिए कैसे लगाएंगे?
ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, तो सब स्टैंडर्ड से जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार पता चल जाए तो थ्योरम हम अप्लाई करके कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका निकाल देता हूँ, छोटा सा एक पार्ट ले लेता हूँ जिसको हम पॉइंट पार्ट कह सकते हैं कि ये पॉइंट पार्ट हो गया, ठीक है। इसका मास कितना होगा, dm, मास dm, ठीक है। सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना, r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो di is equal to dm into distance between point particle and axis of rotation का square, dm into r square, then integration of di is equal to integration of dm into r square, does r changes, no, क्या चेंज करेगा, मास हर बार, तो एडिशन ऑफ dm में क्या हो जाएगा, from 0 to m is m r square, क्योंकि हर एक पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस रहेगा वो आगे रहेगा हर जगह, तो हर एक पार्टिकल का dm r स्क्वायर प्लस dm r स्क्वायर प्लस dm r स्क्वायर क्या हो जाएगा लास्ट में, एडिशन ऑफ dm m, कोई दिक्कत। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस यानी ICOM कितना आ गया, m r स्क्वायर, कोई दिक्कत। स्टिल इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन को डायमेट्रिकली ले लेते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैंने डायमेट्रिकली ले लिया यानी इन द प्लेन, ठीक है। मुझे और इसका नाम दे दिया मैंने I y, मुझे I y की वैल्यू चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अलोंग दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ओके, व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास बट lie in the plane of the ring, ये क्या है, एक्सिस which is in the plane of the ring, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या पैरेलल लगा सकते हैं, नहीं, पैरेलल लगाने के लिए क्या मैं यहाँ से अगर पैरेलल खींच दूंगा तो काम चल जाएगा, क्या इसका वैल्यू पता है मुझे, नहीं पता है, तो पैरेलल लगाने से मतलब पैरेलल लगेगा नहीं, जब तक इसका वैल्यू नहीं पता होगा पैरेलल नहीं लगेगा। यहाँ से लाइन खींच दूंगा, क्या पैरेलल यहाँ लग सकता है, पैरेलल लग सकता है इन दोनों के बीच जरूर, लेकिन ना मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है फर्स्ट एक्सिस का, ना सेकंड एक्सिस का मालूम है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, लॉजिक में सिखा रहा हूं क्यों पैरेलल नहीं लगेगा और क्यों दूसरा परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि मुझे जो एक्सिस ऑफ थ्योरम मालूम है वो दो ही है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे जो मालूम है स्ट्रिंग में वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जाने वाले एक्सिस का मालूम है, जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर जाएगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है mr स्क्वायर थ्रू डेरिवेशन, ठीक है। और जो एक्सिस मैंने खींचा है नया वो जस्ट परपेंडिकुलर है, यानी दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे हैं, ओके। ये एक्सिस का mr स्क्वायर मालूम है मुझे, ठीक है। इस एक्सिस का निकालना जिसको मैंने कपड़ा पहन रखा है, सॉरी कपड़ा पकड़ रखा है, ठीक है। तो इसका निकालना, क्या दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो कौन सा थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्टिल एक और एक्सिस की जरूरत है क्योंकि दो एक्सिस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगता, तो एक और एक्सिस हम ले लेंगे व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ड्रॉन एक्सिस, किस एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ऐसे नहीं खींच सकते कि ऐसे खींचेंगे तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर होगा इसके, नहीं, तो हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा, तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचा सकता है, वो मैंने खींच दिया, ओके। ठीक है, तीन एक्सेस हो गए, एक आई वाई, इसे मैं थोड़ी देर के लिए आई एक्स मान लेता हूं, और ये हो गया आई वाई आई एक्स, और क्या बचा, ये जो लास्ट जा रहा था इज आई जेड। देन अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दो एक्सिस जो प्लेन में लाई कर रहे हैं वो है आई वाई एंड आई एक्स, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, एंड आई जेड की वैल्यू दी है नो थ्रू डेरिवेशन दैट इज mr स्क्वायर। डेरिवेशन से हमने क्या इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर है उसमें कितना निकाला mr स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास रिंग को
ये रिंग है, थोड़ा सा मोटा है लेकिन रिंग है, इतना मोटा थिकनेस नहीं होता जब रिंग का, ठीक है, रिंग है। तो रिंग को मैं कुछ इस तरह से काटूं डायमेट्रिकली, इस तरह से, तो भी इक्वल पार्ट में कटेगा, या फिर ऐसे काटूं तो भी इक्वल पार्ट में कटेगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे मैं ऐसे काटूं या ऐसे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, लेकिन सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ड्यू टू सिमेट्री। बात समझ रहे हो? क्योंकि यही चीज जब गोल घूमेगी तो ऐसे आ सकती है, तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, mr² बाई निकालेंगे, ठीक है, जितना भी आएगा। अगर ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई माना है तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि एक्चुअली में जो रॉड घूमेगा कैसे घूमेगा, इसके अलावा घूमेगा, और अगर इस तरह का कैसे घूमेगा, इसके अलावा घूमेगा। तो जितना पोर्शन ऊपर उतना ही पोर्शन नीचे, इस केस में भी जितना पोर्शन राइट में उतना पोर्शन लेफ्ट में। बात समझ में आ रही है? यहां देखो फिगर में, देखो फिगर में इस बात को ऐसे समझो कि अगर मैं इस तरह से काटा हूं, अगर मैं काटा जाए कुछ इस तरह से काटा जाए तो भी जितना पोर्शन राइट उतना ही पोर्शन लेफ्ट, और कुछ इस तरह से काटा जाए तो वो भी जितना पोर्शन ऊपर उतना ही पोर्शन नीचे। दोनों ही केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। देयरफॉर Ix इज इक्वल टू, देयरफॉर ये क्या है, I है, इसको मैंने I मान लिया तो इसके बराबर कौन होगा, Ix, तो ये भी I हो जाएगा। देन Ix इज इक्वल टू I, तो इनको रिप्लेस किया, I प्लस I इज इक्वल टू Iz, Iz की वैल्यू Iz इज इक्वल टू mr², तो mr², देन I इज इक्वल टू mr² बाय 2, क्लियर है? बात समझ में आई? I इज इक्वल टू mr² बाय 2, ये अलॉन्ग डायमीटर निकल गया। किस थ्योरम में यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, पीएचडी तो नहीं कराना चाहता लेकिन स्टिल थ्योरम को एप्लीकेबल करा के मैं ये दिखा रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हो थ्योरम से। अगर मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देख लो, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, एक वन एक्सिस मस्ट बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी एक एक्सिस का मुझे यहां पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन पूछा गया एक्सिस पासिंग थ्रू जस्ट एंड ऑफ द रिंग, रिंग की एंड से पास कर रहा है, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्सिस है, एक्सिस पासिंग थ्रू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अलोंग दिस एक्सिस, ठीक। तो कैसे निकालोगे? क्या तुम्हें इसकी वैल्यू पता है? क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है? बिल्कुल पास कर रहा है। क्या इसकी वैल्यू पता है? हाँ पता है। आई सी वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू हमें क्रॉस होना ही चाहिए, ये सेंटर है ना, तो सेंटर से कितना पास, ये सेंटर से पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमें कितना निकालना है, mr² बाय 2, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस के अलावा r, क्योंकि सेंटर है। तो I इज इक्वल टू I, अननोन एक्सिस के लिए I, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसको ICM, I इज इक्वल टू ICM प्लस mr², ICM की वैल्यू mr² बाय 2, और नाउ mr², तो m और डिस्टेंस r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो mr² लिखिए, ये आ जाएगा 2 + 1 3/2 mr², ओके। मान लो कि मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा कहता कि नहीं ऐसा नहीं है, एक और क्वेश्चन मैं मान लो तैयार कर देता हूँ, कहता है कि नहीं ये चाहिए नहीं, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए लेकिन एक्सिस जस्ट कोने से ही पास कर रहा है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, एक्सिस passing through the end of the circumference of the ring but perpendicular to the plane of the ring, यानी कि एक्सिस कुछ पहले, अभी इस केस में एक्सिस ऐसे था,
ठीक है, उस केस में एक्सिस ऐसे है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा या अलग आएगा? निकाल के देखते हैं। ऐसे केस के लिए क्या करेंगे, एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस मुझे चाहिए सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल पैरेलल, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल पैरेलल। तो ऐसे केस में तब हम अप्लाई कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया ना, मुझे इस एक्सिस का, ये जो एक्सिस जा रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, पता तो है मुझे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो बीच से जा रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह के एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का होगा यानी कि वर्टिकल एक्सिस का, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस का होगा, यानी कि mr²/2। कोई दिक्कत? क्या इसका पता है मुझे? अभी हमने निकाला है, जो कि हमारा है 3/2 mr², ठीक है। उसके बाद हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो परपेंडिकुलर भी यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन क्यों इतना टफ बना है, क्यों नहीं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लें? बनाने के लिए परपेंडिकुलर से ही बन सकता है, पैरेलल से ही बन सकता है। तो हम इसको आसान करते हैं थोड़ा सा, इसको मैं पैरेलल से बना के दिखाता हूं, क्योंकि पैरेलल के भी यूज आने चाहिए। ये क्रॉस सेंटर पे दो, क्या दोनों एक्सिस पैरेलल हैं? ऐसा देख सकते हैं, क्या दोनों एक्सिस पैरेलल हैं? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना r, दोनों एक्सिस पैरेलल भी है, कोई दिक्कत? मास कितना m, इस एक्सिस के अलावा ये क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, बिल्कुल। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m r², जो हमने स्टार्टिंग में डेरिवेशन से निकाला था, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को i ले लेंगे, i = IC1 प्लस mr², IC1 की वैल्यू mr² and again mr², this is 2 mr²। any problem? okay, थोड़ा मैं ऐसा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते निकालते रिंग के बहुत सारे तरीके से निकल सकते हैं। आप इसको चाहो तो परपेंडिकुलर से कोशिश कर सकते हो कि सर ये जो मैं तरीका बताया 1 2 3, ठीक है। तो आप यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगा के देखो क्या सेम वैल्यू आता है, ये नहीं आता, क्योंकि एक ही एक्सिस पे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ सकता। तो आता है या नहीं आता है, ये चेक करो। ये चीजें समझ में आई। एक एक्सिस का पहले से मुझे मालूम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² रिंग के लिए, ये है क्या, रिंग। दूसरा एक्सिस यहां से जा रहा है जिसके लॉन्ग निकालना है मुझे, उसको मैंने i माना, तो i = IC1 प्लस mr²। r distance, that is the distance between two axes, तो r mr², और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, ठीक है। Now moment of inertia of disk, moment of inertia of disk, this is as same as
रिंग। लेकिन डिस्क में मास कहाँ पर होता है? क्या सरकमफ्रेंस में होता है? नहीं ना, डिस्क में मास कहाँ पर होता है? पूरे में होता है, एरिया में होता है। एक डिस्क जो होता है वो कुछ इस तरह से फुल होता है, डिस्क पूरा होता है, इसमें मास यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये भी मास होता है, मास उस सरकमफ्रेंस में भी है, मास इनर सरकमफ्रेंस में पूरे में होता है डिस्क में। रिंग में कहाँ होता है? ये हटा दो। रिंग में कहाँ से मास होता है? सिर्फ सरकमफ्रेंस में। ओके, क्या हम डिस्क को छोटे छोटे रिंग से बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि एक रिंग ऐसा बनाया, फिर उसके ऊपर छोटा सा रिंग, फिर छोटा सा रिंग, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से करते 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 अब तो ऊपर तक चले जाए तो रिंग तैयार हो जाएगा। एक रिंग से, बहुत सारे रिंग से जिसका थोड़ा थोड़ा रेडियस बढ़ाते जाए, डिस्क बन जाएगा। कि डिस्क के एक स्मॉल वर्जन को, छोटे से वर्जन को काटे या कट लगाए पूरी तरह से, तो रिंग ही बनेगा। कोई दिक्कत? तो हम डिस्क को छोटे से, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्रॉ करने के लिए हम छोटा सा एक रिंग कट करेंगे सेंटर से। क्या एक कट में रिंग कट जाएगा? मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है। रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, मास ऑफ द डिस्क इज m। ओके, मैं जो बातें बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट लगे तो लिख डालो। ये मत सोचो कि मैं यहां लिखवाऊंगा ये होगा, ऐसे तो पूरी कहानी और राम कथा बन जाएगा। आप क्लास 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट नहीं हो जिन्हें भर भर के डेफिनेशन चाहिए। ये सब 11th और 12th में आए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो गए हो, कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो बातों को समझो, ये समझो। कई सेमिनार में हम लोग भी जाते हैं एज ए टीचर, बहुत स्टिल आई एम द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। मैं टीचर हूं लेकिन स्टिल आई एम द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। मैं कई सेमिनार्स में जाता हूं, जब सेमिनार में जाता हूं, आईआईटी में जाता हूं, तो वहां मैं जाता हूं, बैठता हूं, बड़े बड़े फैकल्टी सबका जब लेक्चर देते हैं तो वो थोड़ी कहते हैं कि हाँ डेफिनेशन लिखवा रहे हैं लिखो, नहीं। हमें जो अच्छा लगता है उनका पॉइंट, चीजें समझ में आती है, लगता है लिखना चाहिए, हम खुद लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमने लिखा है वो हमें बहुत दिन तक याद रहेगा। जिसे हम डेफिनेशन समझ के बनाएंगे ज्यादा दिन तक याद रहेगा, बेहतर रहेगा, हमेशा लॉजिक बेटर रहेगा। लेकिन जो खुद लिखवाएंगे मैं उसको रटता करूंगा, ठीक है। जो बेहतर लगे कि हाँ सर मुझे लिखना चाहिए, लिख डालो, ठीक है। तो मान लिया जो डिस्क है उसका रेडियस r है, मास m है। जैसे कि हमने देखा कि छोटे छोटे रिंग से हम इस डिस्क को बना सकते हैं। तो हमने एक थोड़े से डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पे गया और एक कट लगा दिया। क्या एक कट लगाने से हमें रिंग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इतना पोर्शन पूरा अंदर का अलग हो जाएगा, बाहर का पूरा अलग हो जाएगा, तो रिंग तो नहीं मिला हमें। रिंग के लिए क्या चाहिए? रिंग के लिए कम से कम 2 कट लगाना होगा। तो dr में यहां से लेंथ कितना था r, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, लिटिल बिट इंक्रीमेंट। तो r में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, तो r में थोड़ा सा इंक्रीमेंट को कहते हैं dr, r प्लस dr। तो दिस इज द इंक्रीमेंट इन r, तो इस लेंथ को कहेंगे dr। और वहां पे जाके एक कट लगा दिया। अब हमारे पास रिंग आ गया, ये सैडेड रिंग, ठीक है। ये जो पोर्शन आया ये रिंग आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे रिंग से इसके ऊपर एक रिंग और रिंग और रिंग हम बना सकते हैं। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अलाउंग कितना होता है? mr²। सेम चीज याद करो, ऐसा भूल करके कि एक रिंग के लिए हमने निकाला था इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया r रेडियस मानकर कितना था? mr²। इस रिंग का मास कितना मान लेते हैं? dm मान लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm इनटू डिस्टेंस कितना है? r स्मॉल r, तो dm इनटू r²। क्या इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दिया di, इंटीग्रेशन करने के बाद di का इंटीग्रेशन i हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r²। क्या यहाँ पे r वेरी कर रहा है?
क्या यहाँ पर r वैरी कर रहा है? बिल्कुल वैरी कर रहा है। ये 0 से स्टार्ट होगा r, सेंटर को अगर हम 0 माने तो 0 से स्टार्ट होगा r, कैपिटल R डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। और क्या मास, हाँ dm भी वैरी कर रहा है, छोटे छोटे मास। अब नेक्स्ट पार्ट होगा उसका अलग मास होगा, उसका अलग मास होगा, हर एक का मास अलग अलग होगा। तो dm भी वैरी कर रहा है, r स्क्वायर भी वैरी कर रहा है, एक साथ दोनों का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, एक दूसरे को कन्वर्ट करना होगा। हम r को नहीं मास को कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ dm फाइंड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ dm इज इक्वल टू टोटल मास बाय, यहां मास किसमें डिवाइडेड है, लेंथ में या एरिया में? एरिया में, क्योंकि ये सब साइड पोर्शन में मास डिवाइडेड है, सिर्फ सरकमफ्रेंस से थोड़ी। तो मास बाय टोटल मास बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा डिस्क का, पाई r स्क्वायर, क्लियर है, इनटू मल्टीप्लाई, ये निकला यूनिट एरिया का लेंथ जिसको हम लोग सिग्मा भी करते हैं, ठीक है, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग। रिंग का एरिया तो होता नहीं, तो रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r इनटू थिकनेस, 2 पाई r इनटू थिकनेस dx, ठीक है। यहां पे थिकनेस dx है या dr, क्या है थिकनेस, dr, स्मॉल इंक्रीमेंट इन r, ठीक है। क्या कुछ कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, r से r स्क्वायर, r से r स्क्वायर नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा कटेगा, रेलवे टिकट हो गया नहीं। 2m by r square into r dr, ये हमारा dm का वैल्यू निकला। नाउ वी विल पुट दिस हियर, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2m by r square, ठीक है, और ऊपर कुछ आएगा into r dr और r स्क्वायर सेम r स्क्वायर, ये वैल्यू dm की थी into r स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, m और r स्क्वायर कांस्टेंट है, बदलने वाली क्या चीज है, dr और r। तो 2m by r स्क्वायर को मैं बाहर रख रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, r into r स्क्वायर हो गया r क्यूब into dr इंटीग्रेशन। r का वैल्यू कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, इतना ही रेडियस है ना, तो 0 टू कैपिटल R, r क्यूब का इंटीग्रेशन r4 by 4, तो 2m by r स्क्वायर into r4 by 4, ये आ गया mr स्क्वायर बाय 2, डिस्क का आ गया mr स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्क। ये मोमेंट mr स्क्वायर बाय 2 किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाय 2 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, किसके अलावा, एक्सिस ऑफ रोटेशन passing through center of mass and perpendicular to plane containing disk। एक घंटा, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और एडिट करते हैं, कुछ थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं और इससे ज़्यादा आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा सा और रख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ, उसको मिटाता हूँ। डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत, क्या आदत सी होगी, क्योंकि और डेरिवेशन हो गया है तो इसकी जरूरत नहीं है और इसकी समझने की जरूरत है। एक एक्सिस मिल गया ना हमें, एक एक्सिस मिल गया तो कई एक्सिस हम बना देंगे, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कुछ ऐसा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए mr स्क्वायर
किसके लिए? डिस्क के लिए। if axis of rotation is passing through center of mass along या फिर passing through center of mass diametrically, एक्सिस ये कैसा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। जैसे कि mr स्क्वायर का एक टूल था मिडिल, इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था। दोनों ही है, बट वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन था और ये इन द प्लेन, यानी कि डायमीटर अलोंग। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग डायमेट्रिकली, पासिंग सेंटर ऑफ मास डायमीटर के अलावा, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? सेम केस जो हमने रिंग के लिए किया था, एक एक्सिस इस तरह से है, दूसरा एक्सिस खींच लेंगे ताकि परपेंडिकुलर एक्सिस पे हम लगा सकें, ठीक है। तो एक तो मैंने IX मान लिया, ये IY हो गया और ये एक्सिस IZ हो गया। IZ इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा? दो प्लेन का सम, जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, वो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाई इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो कौन दोनों है? IX एंड IY, क्योंकि IJ तो परपेंडिकुलर है, क्रॉस कर दिया। क्रॉस और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। उसको ऐसे दिखा नहीं सकते, तो क्रॉस और डॉट से दिखाते हैं। IX इज इक्वल टू IX प्लस IY इज इक्वल टू IJ। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। IX की वैल्यू IY के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि जैसे IX कट कर रहा है टू पार्ट में सिमेट्रिकली, वैसे IY भी कट कर रहा है टू पार्ट में सिमेट्रिकली। कोई फर्क? अगर थोड़ा सा रोटेट करके देखो तो IX ही IY बन जाएगा, ठीक। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX के लिए होगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY के लिए इस सिमेट्रिकल फिगर में एप्लीकेबल है। तो IX इज इक्वल टू IY, देन I प्लस I। अगर IX को मैंने I ने लिया, देन IY में कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। तो I प्लस I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, देन I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4। ये वैल्यू आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस इज mr स्क्वायर बाय 4। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही है? क्लियर है बात? ठीक है। थोड़ा सा और चेंज करते हैं और बेहतर बनाते हैं। इतने केसेस डील करेंगे ना कि मतलब थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे किसी क्वेश्चन में कि हाँ सब बन पाएगा या नहीं बनेगा, सब बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? दो एक्सिस मिल गया, एक एक्सिस इसका, एक एक्सिस इसका। कोई भी एक्सिस डायमेट्रिकली कोई ऐसे भी जाएगा ना, सिर्फ सेंटर से जाना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा कितना? mr स्क्वायर बाय, जो इसका है वही इसका आया, ये mr स्क्वायर बाय 4। डिस्क के केस में मान लो ये डिस्क है, ठीक है। अच्छा सा डिस्क नहीं था ये डिस्क, ठीक है, ये डिस्क है। कोई एक्सिस इस तरह से जा रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सेंटर से बिल्कुल जा रहा है, तो mr स्क्वायर बाय 4। उसके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अगेन mr स्क्वायर बाय 4। कोई इस तरह से जा रहा है, उसका कितना होगा? mr स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये सब सिमेट्रिकली कट करेंगे बॉडी को, इक्वल पार्ट। कोई दिक्कत? पर मान लो कोई इस तरह से चला गया तो उसका, देन उसका भी mr स्क्वायर बाय 4। क्योंकि इनमें से कोई भी एक्सिस ले लो सिमेट्रिकली और इक्वल पार्ट में कट करेगा दोनों साइड, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। कोई दिक्कत? बात क्लियर है? सेम एप्लीकेबल होगा रिंग, उसका क्या आता है? mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है।
डिस्क में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो साइड से जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बिल्कुल, ये तो थोड़ा सा खींचा हुआ डिस्क हो गया है। ऐसे केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा डिस्क का? रेडियस आर और मास m दोनों, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे केसेस को बनाने के लिए ठीक है, क्या हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है? mr²। डिस्क के लिए ये क्या है हमारा? डिस्क। तो ऐसे में एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस कितना आएगा? mr²/2 हमने निकाल रखा है, और अलोंग दिस एक्सिस mr² by 4। क्या अभी निकाला था कुछ देर पहले? ये चीज चेक किया था हमने। इसका mr²/4, इसका mr²/4। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। तो यहां पर लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है? बिल्कुल। तो I = ICM प्लस mr²। गर्मी बहुत हो रही है, लगता है शायद मैं थोड़ा बीमार हूं तो मेडिसिन खा लिया, लगता है इसी तरह से गर्मी ज्यादा हो रही है। ठीक है, mr²/4 प्लस ये डिस्टेंस कितना है? r, रेडियस के बराबर, देन mr²। ऐड करेंगे तो 5/4 mr²। ओके, इट्स क्लियर ना? नहीं, फैन को थोड़ा बंद कर दो। थोड़ी देर के बाद कोई इसमें कोई दिक्कत? तो चाहे लाइन आप ऐसे खींचा रहे इस पॉइंट से, चाहे इस तरह से खींचा रहे, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 5/4 mr²। एक के लिए निकाला, वो यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, तो भी सिमेट्रिकली ही फिगर दिखेगा। तो कोई भी लाइन जो टेंजेंशियली टच करेगा, एनी एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली टू द डिस्क अलोंग द प्लेन, ठीक है, या इन द प्लेन, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² 5/4 mr²। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है? पासिंग टेंजेंशियली, टेंजेंट के अलावा पासिंग टेंजेंशियली, ठीक है, और कोई दिक्कत? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I = 5/4 mr²। ओके, चलो, a term known as radius of gyration, एक टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। GY पॉइंट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? I = mr²। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि I = mk² फॉर एनी पार्टिकल, किसी भी तरह के पार्टिकल के लिए I =
m k स्क्वायर लिखा जाता है। देन k इज इक्वल टू I by m root. This k is known as radius of gyration. Radius of gyration. Okay. We will deal better with this term in next class.